स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र में 25 वादे किए हैं। इस घोषणा पत्र को तेजस्वी यादव प्रण नाम दिया है। इस प्रण घोषणा पत्र में 25 वादे किए हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणा है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि ये दलों और फिर दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी झोंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोगों और फिर भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बना करके रखा है। भाजपा ने उनके चेहरे को इस्तेमाल किया है और फिर उनको पुतला के तौर पर एनडीए में रखा गया है। वहीं पर महागठबंधन ने 25 वादे किए हैं, जिसमें रोजगार और नौकरी के वादे, वहीं पर कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी कि सीएम दीदी, वहीं पर जीविका कैडर भत्ता और संविदा कर्मियों का अस्थायित्व, उद्योग और फिर रोजगार सृजन, पुरानी पेंशन योजना, और फिर माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुफ्त बिजली, माइक्रो फाइनेंस नियंत्रण, साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा, प्रतियोगी परीक्षा सुधार, शिक्षा में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को फ्री में टैबलेट प्रदान करना, वहीं पर किसानों के लिए उपाय, कानून व्यवस्था सही करना, महिला सुरक्षा सही करना, सामाजिक न्याय, शराबबंदी कानून को समीक्षा करना, वहीं पर गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंच पत्र, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और फिर सामुदायिक भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए करना, वहीं पर लेबर गणना करना। दोस्तों चिराग पासवान ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सुशासन की खुले मंच से प्रशंसा करने से अब तक बचते रहे चिराग पासवान ने उनकी खासी तारीफ की है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर है। बिहार में शिक्षा, सड़क और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पुनः डबल इंजन की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार करने पहुंचे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योग्य नेतृत्वकर्ता बताते हुए महागठबंधन पर जम करके निशाना साधा है। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है और फिर नई ऊंचाइयों को छुआ है। गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल और फिर बिजली जैसी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। इसे फायदा पहुंच रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सीएम नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर निशाना साधा है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो फिर उन्होंने युवाओं के हित में कोई भी काम नहीं किया है और फिर बिहार के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे। उन्होंने कहा है कि आजकल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और फिर रोजगार को लेकर के भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा अनुरोध है कि आप किसी भ्रम में नहीं रहें। हमारी सरकार ने जो आपके लिए काम किया है उसे याद आगे भी हम लोग ही काम करेंगे। जब हम लोग जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 के पहले पलायन बिहार की नियति बन गई थी। जब बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में रोजगार खोजना पड़ता था, युवाओं को बिहारी के नाम पर अपमान झेलना पड़ता था। 2005 से पहले भर्ती ना के बराबर निकलती थी। वहीं पर इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले नौकरियों के लिए भर्ती ना के बराबर निकलती थी। अगर निकलती भी थी तो फिर नौकरी का सौदा हो जाता था। 2005 से पहले सरकारी कर्मियों का बुरा हाल था, ना काम करने का माहौल था और ना सुविधाएं थी और फिर हर महीने वेतन और फिर पेंशन भी नहीं मिलती थी। दोस्तों बिहार की चुनावी रण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 1 नवंबर से चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। उनकी 6 जनसभाओं की रूपरेखा बनाई जा रही है। इसमें से एक संयुक्त जनसभा होगी जिसमें सपा प्रमुख, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए गए तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करेंगे। आपको बता दें कि साल 2020 की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव न लड़ने के पीछे अन्य कारणों के साथ लालू परिवार से रिश्तेदारी भी एक बड़ी वजह
मानी जाती है। जहां अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही तेजस्वी यादव के समर्थन की घोषणा कर दी थी। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं। दोस्तों, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर शराबबंदी कानून में शामिल तारी को इससे बाहर कर दिया जाएगा, यह क्योंकि इससे पारसी समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि तारी प्राकृतिक चीज है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है। वहीं पर तेजस्वी यादव महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी करने की से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका मकसद सरकार बनाना नहीं बल्कि बिहार बनाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे गठबंधन ने जो प्रण लिया है उसे प्राण देकर भी पूरा किया जाएगा। हम बिहार को अव्वल राज्य बनता देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती है, जहां हमारा गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि वे उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, परंतु भाजपा और फिर बिहार के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने मुख्यमंत्री को पुतला बना करके रखा हुआ है। भाजपा ने सिर्फ नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल किया है। वहीं पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं कि एनडीए ने अब तक अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। जब पीएम समेत उनके नेता बिहार आते हैं तो फिर सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, बिहार जैसे आगे बढ़ेगा इस पर बात नहीं करते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान कौम नमक हराम नहीं है, ये बस बराबरी की हकदारी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास जैसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके नेता हमें नमक हराम कहते हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम महागठबंधन से कुछ सीटें मांग रहे थे, जहां उन लोगों ने नहीं दिया, अब गिरेबान झांक रहे हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार को राजगीर की चिंता है तो फिर लालू प्रसाद को अपने बेटे की। मुसलमान अब किसी की झांसे में आने वाले नहीं है, जहाँ दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया गया है, लेकिन बदले में इस समुदाय को सिर्फ उपेक्षा मिली है। उन्होंने कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, मुसलमानों को अब अपना हक खुद लेना होगा। वहीं पर राजद और फिर एनडीए पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लालू का 15 साल जंगल राज पार्ट 1 था, जबकि मौजूदा एनडीए सरकार जंगल राज पार्ट 2 है। दोनों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना करके सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है। भाजपा ने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। यह है प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की हकीकत। वहीं पर महागठबंधन और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में 3% वाला उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकता है, लेकिन 17% वाला मुख्यमंत्री बनने का सपना क्यों नहीं देख सकता। 17% वाले मुसलमान अपने ही वोट से किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर खुद क्यों नहीं बन सकते हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार परवान पर है। इस कड़ी में एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहली बार मुंगेर पहुंचे। यहाँ पर एआईएमआईएम ने इस बार 4 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी यहाँ जनसभा करके महागठबंधन की वोट बैंक में सेंधमारी करने की जुगत में बिठा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा कर दिया है, बड़ा दावा कर दिया है, वादा नहीं दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 18 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव छपरा के मांझी पहुंचे, जहां पर मांझी विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मंच से कहा है कि हम सीएम बने तो फिर सामाजिक और फिर आर्थिक न्याय के साथ विकास करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो फिर हर घर एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया है, गरीबों को बैठने का जगह दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी को मौका मिला तो फिर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक मौका दीजिए, जरूर नौकरी मिलेगी, पक्का नौकरी मिलेगी। आपके भरोसे का तेजस्वी छक्का लगाएगा। वहीं पर उन्होंने मांझी की जनता से कहा है कि आप लोगों का आशीर्वाद भाई सत्येंद्र को मिलना चाहिए। 14 तारीख को नतीजा आएगा और 18 नवंबर को तेजस्वी शपथ लेगा। वहीं पर 26 नवंबर से 26 जनवरी तक बिहार में जितने भी अपराधी है उसे तेजस्वी जेल में भेजने का काम करेगा। तेजस्वी यादव की परछाई भी यदि गलत काम करेगी तो फिर उसे भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, प्रचार करने गई बीजेपी विधायक पर लोगों का ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
और सवाल करने लगे कि 5 साल कहां थे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जीत और मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता बीजेपी विधायकों को गाँव में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के कैमूर से सामने आया है, जहाँ पर बीजेपी विधायक संगीता कुमारी को यहाँ की जनता ने घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। दरअसल कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र सियासी माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब भाजपा प्रत्याशी और फिर निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये घटना मोहनपुर गांव के गोवर्धन और फिर रामपुर टोला में हुई है, जहां पर संगीता कुमारी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए नारा लगा दिए कि विकास कहां है। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और फिर सुरक्षा कर्मियों को उन्हें तुरंत गाड़ी में बैठा करके वापस ले जाना पड़ा। वहीं पर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। अब इस घटना का वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार की जनता बीजेपी विधायकों को गाँव में घुसने नहीं दे रही है। तेजस्वी निकले चालू और गुम हो गए लालू, ये कहना है जेडीयू का। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसे संकल्प पत्र बताया गया है। पर संकल्प पत्र के कवर पेज पर तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है। हालांकि संकल्प पत्र जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर लगाए गए पोस्टर को लेकर के जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, जबकि एनडीए के नेताओं ने इस घोषणा पत्र को लेकर के इंडिया पर तीखा हमला बोला है। जेडीयू के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर महागठबंधन के पोस्टर को शेयर किया गया है। लिखा है कि तेजस्वी अब पार्टी और फिर परिवार दोनों में एको हम द्वितीय नास्ती की स्थिति में है और फिर कुछ नहीं। लालू यादव के नाम और फिर चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप में ढूंढनी पड़ेगी। वहीं पर इंडिया के घोषणा पत्र को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि जब सत्ता में आना ही नहीं है तो फिर उन्हें झूठ बोलने में क्या हर्ज है। अभी तो उन्होंने परिवार में एक सरकारी नौकरी की बात कही है, अगर वे झूठ बोलने लगे तो फिर हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा कर देंगे। तो वे झूठ बोलने में माहिर है, जहाँ सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है और फिर वे सत्ता में भी नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है। दरअसल बात है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोड़ शोर के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए और फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन पर बिहार के मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और फिर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किए गए बयानों की भी आलोचना की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार के गोपालगंज जिले से की है। यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, जबकि राज्य की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 17% है। उन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए और फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पर हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए पार्टी चीफ ने गोपालगंज से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज जिले के एक गांव में रैली की और फिर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार की कुल आबादी में 17% हिस्से का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक समुदाय करता है, तो फिर ऐसे में राज्य में एक मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। हालांकि उन्हें 3% आबादी के से आए शख्स और फिर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का वादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस, आरजेडी और फिर समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता मुस्लिम समुदाय के लोगों को पहले बीजेपी का डर दिखाते हैं और फिर उनसे अपने लिए वोट मांगते हैं। हालांकि ये सभी पार्टियां खुद कभी भाजपा को रोक नहीं पाई है, लेकिन वे मुस्लिम मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए लगातार इस तरीके की जुमलेबाजी करते हैं। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो नीतीश कुमार ने 20 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाई है और फिर से कहा कि अब बिहार के युवा पलायन नहीं करेंगे, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 से पहले बिहार अशिक्षा, बेरोजगारी और फिर पलायन का प्रतीक बन चुका था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और फिर रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम जो कहते हैं वे पूरा करते हैं, बाकी लोग सिर्फ हवाई वादे करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 से पहले बिहार में शिक्षा और फिर रोजगार की स्थिति बेहद खराब थी। युवाओं को ना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती थी और ना ही नौकरियों के अवसर। उन्होंने बताया है कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने शिक्षा और फिर तकनीकी प्रशिक्षण पर
सबसे अधिक ध्यान दिया है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और फिर 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया था। जहां उन्होंने बताया है कि अब तक 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और फिर रोजगार मिल चुका है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का संकल्प लिया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि युवाओं को आधुनिक रोजगार की अनुरूप कौशल देने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। बिहार में जल्द ही बिहार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जहां पर रक्षा उपकरण और फिर हथियारों का निर्माण होगा। साथ ही AI और फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे ताकि बिहार टेक हब स्टेट के रूप में उभरे। दोस्तों, किशनगंज में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने महागठबंधन पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराना चाहते हैं। ये बातें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गाँव पहुँच करके परिवार से मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके सम्मान दिया है, जबकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जननायक की उपाधि को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जननायक की उपाधि को चुराने का प्रयास कर सकते हैं उन्हें नायक नहीं बल्कि खलनायक कहा जाएगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव द्वारा रोजगार देने के वादे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जुमलेबाज लोग बिहार के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आगे कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है। एनडीए ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और फिर विकसित बिहार बनाने के सपने को सरकार ने साकार किया है। दोस्तों, बिहार के चुनावी समर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार की घोषणा में देरी से नुकसान हो सकता है। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले यदि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा हो गई होती तो फिर परिणाम और बेहतर होता। उन्होंने कहा कि गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा सीमांचल में है। मुझे लगता है कि नई सरकार को एक नया सोच अपनाना होगा ताकि हम जो सपना देख रहे हैं बिहार की जनता के सपनों से उसकी उम्मीद से हुए हमें पूरा कर। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल में बहुत कुछ काम बाकी है। एम्स और फिर मखाना और फिर मक्का की जो फैक्ट्री है उस पर काम होना बाकी है। दूध को लेकर के प्रोडक्टिविटी फैक्ट्री का मुद्दा है। इसके अलावा हाई कोर्ट के बेंच, साहिबगंज से रेलवे को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट, सिंहेश्वर स्थान कुशेश्वर गरीब स्थान को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट बाकी है। वहीं पर पप्पू यादव ने दावा किया है कि सीमांचल इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। यहाँ की अति पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी, ओबीसी के जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत हो गया, 16 साल तक हम ठगे गए। विशेष राज्य नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, एक यूनिवर्सिटी नहीं मिली, एक स्मार्ट सिटी नहीं मिली, मेट्रो नहीं मिला, हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। बाढ़ का क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 60 से बढ़कर के 73% हो गया है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में पूर्णिया पहुंचे। 22 अमोर और फिर पूर्णिया सदर विधानसभा में रोड शो किया और फिर नुक्कड़ सभाओं के जरिए से जनता से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रति का हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार चाहे जितना SIR या फिर FIR करवा ले, जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है तो फिर कोई भी दिक्कत उसे नहीं बचा सकती। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार ने बिहार में SIR कराया मगर उससे क्या हुआ, या किसी का नाम काटा, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जनता जब मन बना लेती है तो फिर ऐसे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा चाहे जितनी जुगत लगा ले, इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा है कि बाहरी राज्यों में SIR कराने के बावजूद भी लोगों का मूड नहीं बदला है। जब भाजपा अगर सोचती है कि डर और फिर दमन के सहारे जनता को अपने पक्ष में रख लेगी तो फिर ये उसकी भूल है। ये अभी मैं बंगाल होकर के आ रहा हूँ, पिछली बार वहाँ पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी मगर जनता ने नकार दिया है। बिहार में भी अभी यही होने वाला है। तो पर प्रशांत किशोर ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद ने 30 सालों से मुसलमानों को सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके वोट लिया है। लालटेन का केरोसिन मुसलमान बन रहे हैं, रोशनी लालू का घर हो रहा है। जनसुराज कहता है कि भाजपा से नहीं बल्कि अल्लाह से डरिए और हक की बात करिए। दोस्तों, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकार वार्ता में विपक्ष प्रति का हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब महागठबंधन बन चुका है। सीट बंटवारे को लेकर के आपसी मतभेद का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष खुद भ्रम फैलाने में जुटा हुआ है।
राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को ही चुरा लिया है और फिर अपने नाम में जननायक जोड़ दिया है, जो कि जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सिर्फ जुमलेबाजी में लगा है। कभी सोने का कटोरा तो कभी चांदी का चमचा देने की बात कर रहे जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। वहीं पर दिलीप कुमार जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए का माहौल है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार कौन है? जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि उनकी संपत्ति कितनी है। सबसे गरीब उम्मीदवार, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक और जहां पर एनडीए, महागठबंधन और फिर अन्य दलों के कई प्रत्याशी लाखों और फिर करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, वहीं पर महागठबंधन में एक ऐसे उम्मीदवार भी है जो की अपनी सादगी के लिए चर्चा में है। आरा विधानसभा सीट से लेफ्ट पार्टी की सीपीआई माले के टिकट पर महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कयामुद्दीन अंसारी के पास ना तो खुद का घर है और ना ही कोई जमीन। खुद की संपत्ति के नाम पर उनके बैंक खाते और फिर जेब में रखे हुए महज 37,000 रुपए हैं, जो उन्हें बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक बनाते हैं। आरा सीट से नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए हल्फनामे में कयामुद्दीन अंसारी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उनके अनुसार उनके पास 20,000 रुपए नगद और 2 बैंक खातों में 17,000 रुपए जमा है। इसके अलावा उनके नाम पर कोई भी दूसरी चल या फिर अचल संपत्ति नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी के पास लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें 3 लाख मूल्य का सोना है और फिर 1 लाख मूल्य के चांदी के जेवरात शामिल है। यह संपत्ति भी उम्मीदवार की तुलना में काफी कम है। सीपीआई माले के प्रत्याशी कयामुद्दीन अंसारी का दावा है कि भले ही उनके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। वो इस चुनाव में पैसे की ताकत को पराजित करने का दम भरते हैं। उनका मुकाबला भाजपा के संजय सिंह टाइगर से होगा, जहां उनका आत्मविश्वास दर्शाता है कि वो चुनाव समर को विचारधारा और फिर जन समर्थन के आधार पर लड़ रहे हैं, न कि वित्तीय शक्ति के बल पर। कयामुद्दीन अंसारी सीपीआई माले के टिकट पर आरा से पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी कयामुद्दीन अंसारी को भाजपा के अमरिंदर प्रताप से मुकाबले में महज 3,000 वोटों के अंतर से हार मिली थी। ये कम अंतर बताता है कि इस सीट पर उनकी पकड़ मजबूत है और फिर उन्हें अच्छा जन समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एक बार फिर से सियासी हलचल मचा दी है, जब उन्होंने बिहार वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए चुनावी माहौल में एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोला है। आर.के. सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि इस बार जनता आप अपराधी और फिर भ्रष्टाचारी छवि वाले लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने ना दे। अगर सभी उम्मीदवार बेईमान है तो फिर वोट नोटा को दें, यही बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा। वहीं पर वीडियो में आर.के. सिंह ने बिहार की राजनीति पर कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद पढ़े लिखे नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने की योग्य नहीं है। वहीं पर एनडीए पर भी आर.के. सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है और फिर भाजपा के कई चेहरे खुद भ्रष्टाचार और अपराधी मामले में घिरे हैं, फिर जनता कैसे सुनेंगे। दोस्तों, महागठबंधन में अब कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद के लिए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी। जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कुछ अहम राजनीतिक घोषणा की जा सकती है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक दिन पहले महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इससे पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी किए हैं। हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं, ये आप लोगों के बीच हमने रख दिया है। दोस्तों, देश में एक बार फिर से मतदाता सूची का बड़ा अभियान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। पहले चरण की शुरुआत बिहार से हुई थी और फिर अब ये अभियान देश के 12 राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर के कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है, तो फिर बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बना दिया गया है और फिर अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा
रहा है। बिहार के SIR से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। चुनाव आयोग ने 2003 में जो SIR किए थे उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें और उन्हीं दिशा निर्देश पर चलें, वरना चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। वहीं पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के दूसरे चरण पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हम 12 राज्यों में SIR आयोजित करने के लिए निर्णय का स्वागत करते हैं। सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया पूरे देश में आयोजित करना आवश्यक है, जो पारदर्शी चुनाव का आधार बने। दोस्तों, बिहार के चुनावी रण में सिंगर मैथिली ठाकुर के नाम की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां पर मैथिली का सीधा मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। जब मैथिली ठाकुर की चर्चा यूं ही नहीं है, राजनीति में आए अभी 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन मैथिली का नाम दो विवादों से जुड़ चुका है। उन्होंने जीत के बाद अलीनगर विधानसभा सीट का नाम बदलने का दावा किया है, तो फिर वहीं पर पाग का सम्मान न करने को लेकर भी उन्हें निशाना बनाया जा चुका है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने के फैसले से सहमत है, तो कुछ का कहना है कि मैथिली अच्छी गायिका है और उन्हें उसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ था। वह मैथिली, भोजपुरी और फिर हिंदी लोक गीतों की जानी मानी गायिका है। यह 11 साल की उम्र में मैथिली ठाकुर ने लिटिल चैम्प्स शो जीता था। इसके बाद उनकी शोहरत लगातार बढ़ती रही और आज वो एक सिंगर के तौर पर देश भर में पहचानी जाती है। बिहार में चुनाव में मैथिली ने इस बार राजनीति में एंट्री मारी और बीते 14 अक्टूबर को भाजपा ज्वाइन कर ली। मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे राजनीति में आकर के समाज की सेवा करना चाहती है। इसके बाद भाजपा ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से मैदान में भी उतार दिया है। यहाँ पर 6 नवंबर को चुनाव होना है। वहीं पर 25 साल की मैथिली ठाकुर करोड़पति है। जब चुनाव आयोग में दिए गए हल्फनामे के मुताबिक उनकी चल और अचल संपत्ति तकरीबन 4 करोड़ रुपए ये कमाई उनकी गायकी, सोशल मीडिया और फिर ब्रांड एंडोर्समेंट से। हल्फनामे के मुताबिक 2019-20 में उनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर के 28,67,000 रुपए हो गई थी। उनका बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और फिर इन्वेस्टमेंट मिलाकर के कुल चल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी अचल संपत्ति तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। इसमें उनके नाम 47 लाख रुपए की खरीदी गई जमीन और फिर लग्जरी कार शामिल है। जब मैथिली ठाकुर का परिवार म्यूजिक बैकग्राउंड से है, जब उनके पिता रमेश ठाकुर म्यूजिक टीचर हैं, जबकि माँ भारती गृहिणी। उनके 2 भाई हैं, वो भी गायकी है, जो गायकी ही करते हैं। मैथिली अलीनगर विधानसभा सीट से मुकाबला कर रही है, जो दरभंगा जिले की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर जाति और फिर कम्युनिटी के हिसाब से मतदान होता है। ये सीट पिछले चुनाव में बीजेपी ने ही जीती थी। मिश्री लाल यादव यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए बिहार की कृषि विभाग ने मखाना विकास योजना चला रही है। इसका उद्देश्य बिहार में मखाना की खेती और फिर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर पारंपरिक उपकरणों पर 75% तक की सब्सिडी यानी कि अनुदान मिलेगा। यह बिहार देश में मखाना उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब तक अधिकतर किसान पारंपरिक तरीके पर निर्भर रहे हैं। मखाना विकास योजना का मकसद इन किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और फिर आर्थिक सहायता देकर के उत्पादन बढ़ाना और आय में बढ़ोतरी करना है। पर यह योजना फिलहाल बिहार के 10 जिलों में लागू की जा रही है। इनमें कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जिला शामिल है। इन जिलों को सरकार ने शेड्यूल 1, 2 और 3 के अंतर्गत चयनित किया है। वहीं पर किसानों को मखाना की आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग के तरीके पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ा सके। वहीं पर किसानों का मखाना की खेती में उपयोग होने वाले पारंपरिक औजारों पर 75% तक अनुदान मिलेगा। दोस्तों, बिहार में 24 मुस्लिम सीटों से हार जीत तय होती है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? ये सवाल अक्सर AIMIM के लोग उठाते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर 24 ऐसी सीटें हैं मुस्लिमों की जहां पर मुस्लिम इसका फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिमों को उनका हक क्यों नहीं दिया जाता है? दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों का नाम अक्सर निर्णायक वोट बैंक के रूप में लिया जाता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान करते हैं। बिहार की कुल आबादी में 17.7% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी विधानसभा में मुसलमानों को जगह ना के बराबर मिल रही है। 1985 में रिकॉर्ड 74 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जो 2020 में महज 19 ही बचे हैं।
तो आइए एक न्यूज चैनल के एक एक्सपेरिमेंट में जानते हैं कि कैसे बिहार की राजनीति में मुस्लिम कैंडिडेट ग्राफ गिर गया है। दरअसल सवाल ये है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी कितनी है और ये राजनीति पर क्या असर डालती है। तो जवाब है कि 2023 में बिहार कास्ट सर्वे के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। इनमें मुसलमान 17.7% यानी कि 2 करोड़ 31 लाख है। राजनीति में मुसलमान बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 87 सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 20% से भी ज्यादा है और 47 सीटों पर 15 से 20% है। खास करके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जैसे सीमांचल इलाकों में 40 से 70% मुसलमान हैं। यहाँ पर 24 सीटें हैं और फिर यहीं से चुनाव में जीत हार तय होती है। कुल मिलाकर के 60 सीटों पर मुसलमान निर्णायक वोटर हैं। जहाँ राजद का MY यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला इसी पर चलता है। सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां AIMIM जैसी पार्टियां मजबूत हो रही हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट कम मिलते हैं। इसलिए वोट बैंक तो है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं। वहीं पर अब दूसरा सवाल है कि 1952 से 2020 तक विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या कैसे कम होती गई। तो इसका जवाब यह है कि 1952 से 2020 तक बिहार में 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें कुल 390 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। 1985 में सबसे ज्यादा 34 मुस्लिम विधायक चुने गए। 1990 के बाद गिरावट शुरू हुई, लेकिन 2000 में राजद के समय थोड़ा सुधार आया। 2020 में 19 मुस्लिम विधायक बने, जिनमें राजद के 8, AIMIM के 5 और कांग्रेस के 4 शामिल है। वहीं पर 1952 से अब तक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 1952 में 23 मुस्लिम विधायक चुने गए। 1957 में 22, 1962 में 20, 1967 में 25, 1969 में 20, 1972 में 26, 1977 में 22, 1980 में 28, 1985 में 34, 1990 में 19, 1995 में 23, सन 2000 में 30, 2005 में 24, 2005 फिर से दोबारा चुनाव हुआ तो 16, वहीं पर 2010 में 19, 2015 में 24 और अंत में 2020 में 19 विधायक मुस्लिम चुने गए। वहीं पर अब फिर सवाल ये है कि आखिर बीते 73 सालों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व क्यों घट गया। तो जवाब इसका यह है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटने की 5 बड़ी वजह है। नंबर 1, टिकट की राजनीति। राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारती है। मिश्रित सीटों पर हिंदू वोटरों को खुश रखने के लिए मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है। जैसे साल 2020 में JDU ने मिश्रित सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सब हार गए। वहीं पर सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को टिकट से वंचित रखती है, खास करके मगध जैसे इलाकों में। नंबर 2, हिंदू ध्रुवीकरण का डर। जब बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति ने पार्टियों को डराया है कि मुस्लिम उम्मीदवार से हिंदू वोट एक तरफ चले जाएंगे। NDA में शामिल पार्टियां JDU और LJP मुस्लिम टिकट काटती है। वहीं पर 1990 के बाद मंडल कमीशन के बाद जाति फोकस बढ़ा है, लेकिन 2005 NDA चुनाव में मुस्लिम विधायक 16 पर गिरे और 2020 में NDA सरकार में पहली बार एक भी मुस्लिम। बीजेपी ने 74 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम 0। पर नंबर 3, महागठबंधन की उलझने और फिर वोट कटाई। जब 2015 में महागठबंधन ने सब समीकरण से 24 मुस्लिम विधायक भेजे, लेकिन 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती और बाकी जगहों पर वोट काट लिए। 85% मुसलमान पसमानंदा है, लेकिन टिकट ऊपरी जाति मुसलमानों को मिलता है, यानी कि सिर्फ 7 मुस्लिम जातियां टिकट पाती है। वहीं पर गठबंधन बदलाव और फिर वोट स्लिप ने 2010 से 20 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। वहीं पर नंबर 4, ऐतिहासिक मोहभंग। जी हाँ, 1989 भागलपुर दंगे में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों की जान गई थी, जिसके बाद कांग्रेस से मोहभंग हो गया। मुस्लिम आबादी राजद की ओर गई, लेकिन लालू नीतीश दौर में MY समीकरण सिर्फ वोट लेता रहा, विधायक नहीं। वहीं पर नंबर 5, क्षेत्रीय असंतुलन। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम विधायक तो ठीक है, लेकिन मगध की 26 सीटों पर 2010 के बाद से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना। जहाँ पटना, गया और नालंदा जैसी विधानसभा सीटों पर भी सालों से मुस्लिम विधायक नहीं रहा।